हमने कल क्या पढ़ा था, अब उसको थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं शॉर्ट सा ना, और उसके बाद आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे। हम देखेंगे कि हम क्या कुछ पावर शेल के साथ कर सकते हैं, और विंडोज़ की मैनेजमेंट के हवाले से 2-3 चीज़ें देखेंगे। कल हमने देखा था कमांड लाइन यूटिलिटीज देखी थी, छोटी छोटी सी। नेट एसएच हो गया, नेट स्टेट हो गया, इस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो चीजें और भी दिखा देता हूँ मीनवाइल हम। अच्छा, हमने सीएमडी को देखा था। अच्छा, सीएमडी के अंदर अगर हम सिर्फ नेट लिखेंगे और साथ हेल्प लिख देंगे तो वो हमें नेट की हवाले से अच्छा चले, हमारे पार्टिसिपेंट पूरे हो गए आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मैंने आपको कल कुछ सीएमडी की कमांड्स बताई थी, उसमें मैं एक कमांड रह गई थी जो थोड़ी सी थॉरोली देखने वाली थी ना। अगर आप नेट की कमांड लिखेंगे सीएमडी में, साथ अगर आप अपने सीएमडी ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। क्लिक ऑन द लिंक। अच्छा, अब नेट जैसे ही लिखा, हमने नेट के साथ हेल्प टाइप किया तो बहुत सारी कमांड्स हमारे पास आ गई। नेट अकाउंट्स, नेट हेल्प मैसेज, नेट स्टैटिस्टिक्स, नेट कंप्यूटर, नेट लोकल ग्रुप, नेट स्टॉप, नेट कॉन्फ़िगरेशन, पॉज, टाइम, यूज, सब कुछ। अच्छा, आपने थोड़ा सा रिकमेंडेशन ये है कि कुछ थोड़े से एक्सपेरिमेंट आपने खुद करने ताकि चीजें आपको याद रहें। फॉर एग्जांपल मैं गेट अकाउंट्स करता हूं और मैं चेक करता हूं कि अकाउंट्स के ऊपर मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज तक आपने शायद ट्राई भी नहीं की होगी, या आपको शायद इसका आइडिया भी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप किया नेट अकाउंट्स, तो मुझे इसने नंबर ऑफ अकाउंट्स, फोर्स यूजर लॉग ऑफ हाउ लॉन्ग आफ्टर एक्सपायर नेवर, ठीक है, यानी कि विंडोज की जो डोमेन कंट्रोलर होता है उसके अंदर हम यूजर को फोर्स लॉग ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये 15 मिनट बाद कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, रिक्वेस्ट आ रही हैं और स्टूडेंट कह रहे हैं प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। अच्छा, तो अच्छा, मैं साइड पे ये थोड़े स्टूडेंट्स कर दूं ताकि आज हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। ये थोड़ी सी आपने, लेकिन मेरे साथ आपने एक छोटा सा प्रॉमिस करना है, बल्कि अपने साथ करना है कि आपने तमाम कमांड्स एक दफा खुद से ट्राई करनी है। जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे, खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप इसके ऊपर ग्रिप हासिल नहीं कर सकेंगे। आज आपको मैंने करके दिखाया, आपको कल याद नहीं रहनी। अगर आप एक दो दफा ये खुद रन करके देखेंगे, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद आपको ये कुछ अरसे तक ये चीजें कमांड याद रहें, या इनके रिजल्ट्स कम से कम आपको याद रहेंगे कि मैंने कोई ऐसी चीज देखी थी जिसके अंदर मुझे ये रिजल्ट्स मिल रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली नेट अकाउंट्स की कमांड यूज कर रहा हूं, तो उसमें मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है मिनिमम पासवर्ड एज 0 रखी हुई है। पासवर्ड एज क्या होती है? पासवर्ड एज मतलब ये होती है कि मैं पासवर्ड रखता हूं तो कितने अरसे बाद वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और मुझे न्यू पासवर्ड रखना पड़ेगा। अगर आपने अस्क्री में आपका अकाउंट है और आपने एटीएम कार्ड यूज कर रहे हो, तो जब आप महीने बाद दोबारा एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो कहते हैं पासवर्ड चेंज करो।
किसी से ये एक्सपेरिमेंट किसी का है अस्करी के अंदर अकाउंट एटीएम कार्ड का? मेरा है। इनफैक्ट आप महीने की बात कर रहे हैं, दो एक हफ्ते भी ना यूज करो तो नेक्स्ट मुझे वो करना पड़ जाता हाँ, पासवर्ड चेंज करना पड़ जाता है सम टाइम, ये बहुत अनाइंग होता है। ये बेसिकली क्या चीज होती है, ये पासवर्ड एज हम डिफाइन करते हैं सिस्टम के अंदर कि इसकी पासवर्ड एज क्या है। इन एक्टिविटी एज भी हम इसके ऊपर भी हम पैमाना रख सकते हैं। अच्छा, ये चीजें समझने वाली हैं, आपने इस पे गौर करना है कि मैं क्या कह रहा हूं। ये आपको आगे जब पॉलिसी आप विंडोज के अंदर डिफाइन करेंगे पॉलिसीज, उस वक्त आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी। किसी को आवाज का इशू आ रहा है? आवाज क्लियर है सबको? है। हाँ हेलो, जी, आवाज क्लियर है सर। आवाज क्लियर है? तो जी हाँ, क्लियर है। तो मैसेज में आ रहे हैं कि अतर कह रहे हैं कांट हेयर। आप अपने पास फिर देख लें ऑडियो। वो सर एक्चुअली उन लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होगा ऑडियो कनेक्ट करने का, उन्होंने वो किया नहीं होगा। तो सजेस्ट कर दें उनको, ग्रुप चैट में बता दें कि वो क्या कर लें उनको। अगर आप उनको एक मैसेज टाइप कर दें कि क्या ओके, करना मैं चाहिए। कर देता हूँ सर। हाँ, तो उनको मैसेज कर दें कि भाई आप अपने ग्रुप वाइड ऑडियो कनेक्ट करें। आई डोंट नो कि भाई चूंकि आज मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, कल मैं पेड वर्जन यूज कर रहा था। आज पेड वर्जन असल में हमारी एक और लाइव फेसबुक पे एक वो चल रही है कंपेन, तो वो शायद मसला हो सकता है। रिकनेक्ट रिकनेक्ट करना पड़ेगा उनको। नहीं सर, रिकनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा। ये ऑडियो कनेक्ट करने का उनको मैसेज ड्रॉप कर दें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस प्राइवेट में आ रहे हैं। मैंने सर ग्रुप में मैसेज कर दी है। ग्रुप में भी मैसेज कर दें, और इधर चैट में भी यहाँ आप, भी मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ भी कर देता हूँ। क्योंकि चैट में प्लीज चेक चैट अदर आल्सो कंप्लेनिंग। if anyone having audio issue प्लीज रिकनेक्ट भी कर लें अगर किसी को नहीं पता चल रहा। और क्लिक ऑन जॉइन ऑडियो। अच्छा, हम मूव ऑन करते हैं। बाकी लोगों को तो आवाज क्लियर आ रही है ना? मुझे चैट के अंदर एक फीडबैक जरूर दे दें ताकि हाँ जी सर, आ रही है। ऑडियो क्लियर, जी ऑडियो सर, क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ऑडियो ओके ओके, ऑडियो ओके करते जाए ना, ताकि बाकी को पता चले कि ऑडियो ओके है, ताकि वो अपनी तरफ से सेटिंग चेक करें। अतर आप आपके पास ठीक हो गया ऑडियो? जी ठीक हो गया नूर भाई, थैंक यू। ओके, गुड हो गया। और एक और स्टूडेंट बहुत जेब जेब कह रहे थे कि वो भी फीडबैक दे दे। जेब, आपको आवाज आ रही है? आई कांट हियर कनेक्ट बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट। यार, इनको कोई गाइड कर दे थोड़ा सा कि भाई ऑडियो ऑप्शन साथ नहीं कनेक्ट किया आपने। अच्छा, हम तब तक मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, आप बीच में कोई उनकी हेल्प आउट कर दे। अच्छा, हमने कुछ कमांड देखी नेट के साथ, हम कुछ कमांड यूज कर रहे थे। अच्छा, अब मैं बहुत छोटी छोटी बातें करने जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो इस तरह है कि हम पासवर्ड एज डिफाइन करते हैं। जब हम डोमेन कंट्रोलर की इन्वायरमेंट के अंदर अपने सर्वर के साथ कोई पीसी कनेक्ट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डोमेन कंट्रोलर एक डिजाइन कर लेता हूं, उसके अंदर मैं अपने लॉगिन पोर्टफोलियो के अंदर, यानी कि जो पीसी के पोर्टफोलियो के अंदर पासवर्ड एज सेट करता हूं 1 मंथ, तो वो काउंट डाउन शुरू हो जाएगा एग्जैक्टली 30 डेज के बाद उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। अब वो 31st डे को जब आएगा तो वो लॉगिन करेगा, तो उसको अपना पासवर्ड नया एंटर करना पड़ेगा। वो प्रीवियस एंटर करेगा और उसके बाद नया पासवर्ड एंटर करेगा तो उसका पासवर्ड रीन्यू हो जाएगा। तो ये इसका हमने पासवर्ड की एज सेट की हुई है कि इतने दिनों के बाद इसकी एज एक्सपायर हो जाएगा और इसको नया पासवर्ड रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर 2 सिनेरियो होते हैं। एक हम रखते हैं इनएक्टिविटी पीरियड, हम कहते हैं कि इतने दिन इनएक्टिविटी रही तो इसका पासवर्ड रीसेट मतलब रीसेट करना पड़ेगा या इसका नया पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। एक हम रखते हैं नंबर ऑफ डेज के ऊपर। जो सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है, जो बैंकिंग के रिलेटेड होता है या ऐसी चीजें होती हैं जहां पे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे हम इसको इनएक्टिविटी के साथ मैप करते हैं। ये अक्सर जो बैंकिंग के अंदर सॉक एनालिस्ट के इंटरव्यू करने जाएंगे या बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाएंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ जाते हैं। अच्छा ये पासवर्ड एज क्या चीज होती है, अच्छा ये पासवर्ड जो है ना सेंसिटिविटी क्या चीज होती है, ठीक है, अच्छा जी पासवर्ड की लेंथ क्या चीज होती है, पासवर्ड की लॉकडाउन ड्यूरेशन क्या चीज होती है, लॉकआउट ऑब्जर्वेशन विंडो क्या चीज होती है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ओके होगी ज़ेब खान, ओके ठीक हो गया, अच्छी बात है, इसकी वीडियो ओके होगी, ऑडियो ओके होगी। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंटरव्यूज के अंदर कभी कभी पूछी जाती हैं और उस वक्त बंदे को आइडिया नहीं हो रहा होता कि यार ये पासवर्ड एज से मैं इसको क्या मतलब क्या मैंने बताना है, ये पासवर्ड क्या होती है, और इसकी फिर आगे पासवर्ड एज की टाइप्स के अंदर इनएक्टिविटी टाइप है या पासवर्ड ड्यूरेशन के ऊपर सेट किया गया है। फिर लॉकआउट ड्यूरेशन टाइम है, यानी कि कितने मिनट बाद आपका पीसी खुद ब खुद लॉकआउट हो जाएगा, या लॉकआउट ऑब्जर्वेशन विंडो मिनट्स, उसके अंदर आप कि भाई कितने मिनट इसको ऑब्जर्व करो और एक्टिविटी ना हो तो उसके बाद लॉकडाउन हो जाए, सेम रखी जाती है नॉर्मल। और कंप्यूटर का रोल क्या है, ये वर्क स्टेशन के अंदर है, किसी डोमेन कंट्रोल के साथ अटैच नहीं है, उससे सारी सारी इंफॉर्मेशन मुझे देती। अच्छा, इस तरह है। नेट स्टेटिस्टिक का हमने देख लिया था। नेट कंप्यूटर के बारे में हमें क्या कहता है, नेट कंप्यूटर के बारे में मुझे अपने कंप्यूटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो इसके पास है वो दे देता है कि माई कंप्यूटर का, नेट कंप्यूटर का नाम क्या है, और इसके अंदर मजीद कोई, अगर ये भी बेसिकली मैं डोमेन कंट्रोलर की एनवायरनमेंट के अंदर था तो ये बहुत एक्सटेंसिव किस्म की इंफॉर्मेशन मुझे देता है। लेकिन मैं चूंकि स्टैंड अलोन पीसी है, वो मुझे सिर्फ एक पीसी की इंफॉर्मेशन दे देता है। ये आई कैसी, नेट के साथ जब हम लिखते हैं हेल्प, तो हमारे पास पॉसिबल तमाम इसके ऑप्शन हमें दे देता है कि नेट के साथ क्या क्या होता है। इनकी हेल्प सेल्फ भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या चाहता हूँ कि मैं नेट और सेशन और मुझे इसकी हेल्प चाहिए, तो मैं आगे अगर हेल्प लिखूंगा तो मुझे नेट सेशन की हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नेट सेशन और तो जिसकी हेल्प अवेलेबल होगी, इसकी तो मेरे ख्याल में हेल्प अवेलेबल नहीं है। नेट व्यू होता है, ठीक है। नेट शेयर, अच्छा मुझे कोई बताएगा कि नेट शेयर किस लिए यूज होता है? सर फोल्डर शेयर्स करने के लिए, फाइल शेयर्स करने के लिए विद डिफरेंट कंप्यूटर्स। एसएमबी प्रोटोकॉल के ऊपर जो चीज शेयर होती है वो नेट शेयर का प्रोटोकॉल या नेट शेयर की कमांड की एग्जीक्यूट करती है बेसिकली। अच्छा, विंडोज के अंदर शेयरिंग मैकेनिज्म एसएमबी प्रोटोकॉल के ऊपर होता है। ये अगर आपने 445 पोर्ट ओपन की होगी और आपने देखा होगा कि विंडोज 7 के अंदर और विंडो एक्सपी के अंदर एक बहुत मशहूर जमाना एक्सप्लॉइट आया था जिसको हम इटर्नल ब्लू के नाम से जानते हैं, जो एनएसए का एक्सप्लॉइट आया था, जो मैं आपको जब हम इस कोर्स थोड़ा सा आगे जाएगा तो मैं आपको काली के ऊपर 2-3 एक्सप्लॉइट करके दिखाऊंगा। विंडोज सर्वर 2016 न्यूली फ्रेश इंस्टॉल न्यू सर्वर में आपको एक्सप्लॉइट करके दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ओल्ड वर्जन की विंडोज 7 एक्सप्लॉइट करके दिखाऊंगा, जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी विंडो है,
जो अपडेटेड पैच नहीं थी उनके एक्सपायर किस तरह हो रहे हैं, वो आपको मैं करके दिखाऊंगा आगे चल के। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको नेट एसएच को हमने देख लिया था, कल हमने इसकी यूटिलिटी भी देख ली थी। नेट स्टैट को हमने देख लिया था कि नेट स्टैट से हमें तमाम अपने पास जितनी प्रोसेसेस हैं उन नजर आते हैं। मैंने ये एनओ का स्विच लगाया, एनओ स्विच के साथ मुझे ये सारी चीजें मिल गई कि मैंने पोर्ट नंबर उसकी और क्या कहते हैं कनेक्शन और डिफरेंट स्टैटिस्टिक अपने पास ले ली। तो ये मेरे पास सारी जो कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन नजर आ रहे हैं जो कनेक्टेड हैं और किस पोर्ट के साथ है और उसकी क्या आईपी है, वो सारी मुझे डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, ये डिबगिंग के लिए बहुत अच्छा। अब मसला ये है, आप चाहते हैं कि यार मेरे पास ये एक 445 पे कोई चीज कनेक्ट है। अब ये 445 पे क्या चीज कनेक्ट है आप देखना चाह रहे होते हैं। कोई प्रोसेस आपका बहुत ज्यादा कोई तंग कर रहा होता है, बार बार कनेक्शन शो कर रहा होता है। बाज़ औक़ात आपको पता नहीं होता, किसी हैकर ने रिवर्स शेल बनाया होता है आपके साथ और वो आपका सारा डाटा व्यू कर रहा होता है। यहाँ प्रोसेस के अंदर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो फौरन जज कर जाएगा कि कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि यार ये वाला कनेक्शन है 127.0.0.1.843 के ऊपर है, ये क्या चीज लिसन कर रहा है। मैं इसकी प्रोसेस आईडी नोट कर लूंगा, इसकी क्या है 9236। अब 9236 आ गई है। लेट्स सी, मैं आपको अब इसकी बताता हूं कि एक्चुअली कौन सा प्रोसेस इतना चल रहा है। मैं इस पे भी प्रोसेस एक्सप्लोरर पे क्लिक करता हूं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे प्रोसेस आईडीज आ रही हैं, मैं प्रोसेस आईडी पे क्लिक करता हूँ, सीक्वेंस वाइज हो जाती है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज हो जाएगी तो मुझे ढूंढने में आसानी रहेगी कि मैं कौन सी वो आईडी सर्च करना चाह रहा हूँ। अब मैं कौन सी आईडी सर्च कर रहा था, क्या आईडी थी उसकी? 9236। अब स्क्रॉल करते हुए मैं उस तक आता हूँ और 9236 तक देखता हूँ कि ये है क्या चीज। ये ड्रॉपबॉक्स की बेसिकली एक्जी है। और इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेनी हो मैंने, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये एक्जी यहाँ पे पड़ी हुई है, ड्रॉपबॉक्स की पड़ी हुई है और इसकी रजिस्ट्री की ये पड़ी हुई है और इसकी स्टार्टअप कमांड ये है और इसकी फर्दर इसकी जो स्टेटस ये है, एग्जीक्यूशन डेप इनेबल है, SASLR इनेबल है कि नहीं है, कंट्रोल फ्लो ग्रिड अवेलेबल है, मतलब इसका डिसेबल है, इनेबल है, जो भी है स्टेटस सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। इसकी परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगी कि भाई ये कितनी सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, कौन कौन से प्रोसेस कर रहा है। आगे इसकी डिस्क यूजेज क्या है वो बता देगा कि ये कितनी आईओ इनपुट आईओ कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस कनेक्टेड है, उसकी इनपुट आउटपुट जो आईओ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, डिस्क रीड और राइट बहुत ज्यादा होगा। आपको फौरन पता चल जाएगा कि यार मेरे एक प्रोसेस में डिस्क इतना रीड राइट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आपका डाटा रीड कर रहा है। यहां से उसका आपको पता चल जाएगा। सीपीयू ग्राफ मौजूद है, थ्रेड आपकी सिचुएशन है, अगर कोई बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो थ्रेड की सारी वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल होगी। फिर वो टीसीपी की कनेक्शन कौन कौन से आपके प्रोसेस के साथ बना रहा है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये बहुत ज्यादा डिटेल है, अगर एक एक प्रोसेस क्या क्या कुछ कर रहा है हम एक एक चीज खंगाल सकते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि किस तरह चीजें हो रही हैं? सर आप थोड़ा सा थ्रेड्स को एक्सप्लेन कर दें। कौन से थ्रेड्स को एक्सप्लेन करूं? थ्रेड्स, एक्चुअली थ्रेड्स की डेफिनेशन क्या है, थ्रेड्स होता क्या है? अच्छा, थ्रेड देखो, आप एक चीज देखें, कंप्यूटर के अंदर जितने भी होते हैं प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। कुछ आपके कर्नल लेवल के प्रोसेस होते हैं, कुछ आपके एप्लीकेशन लेवल के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कंप्यूटर मल्टी थ्रेडिंग करता है। एक प्रोसेस अगर कंप्यूटर सिर्फ फ्लो करना शुरू कर दे तो बाकी सारे प्रोसेस रुक जाए। फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो प्ले की है तो वो तो सिर्फ एक वीडियो का प्रोसेस ही चला रहा हो। तो इस चीज को मल्टी थ्रेड करने के लिए या मल्टी थ्रेडिंग के प्रोसेस को कि आपके बैक पर काफी सारे प्रोसेस चलते रहे, थ्रेड्स बनाए जाते हैं।
थ्रेड्स की स्केड्यूलिंग की जाती है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, सर थ्रेड्स बेसिकली एक प्रोसेस है। नहीं, थ्रेड प्रोसेस की, देखिए प्रोसेस की डिवीजन है थ्रेड्स। आप समझ लो कि एक प्रोसेस के अंदर 3 थ्रेड भी हो सकते हैं, 4 थ्रेड भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलर एल्गोरिथम एल्गो कौन सा चल रहा है आपका। अगर वो बेसिकली बहुत इनपुट आउटपुट कर रहा है तो उसको वो 2-3 थ्रेड एलोकेट कर सकता है। एक इनपुट आउटपुट करने के लिए थ्रेड एलोकेट कर सकता है, एक सीपीयू के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, क्योंकि देखिए ये आपका कंप्यूटर जो सीपीयू है ये स्केड्यूल करता है चीजों को। आपको प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए ये प्रोसेस को स्केड्यूल करता है, यानी कि थ्रेड्स बनाता है, छोटे छोटे उसके हिस्से बनाता है और उसको प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड करता रहता है। और ये जो इनकी जो थ्रेड्स की प्रायोरिटी होती है ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर चल रहे होते हैं, या लीस्ट काउंट फर्स्ट है, या मतलब इसके डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम है जो प्रायोरिटी को डिफाइन करते हैं कि कौन सा प्रोसेस प्रायोरिटी पे कितनी प्रायोरिटी में है, उसको कौन सी प्रायोरिटी देनी है, किस प्रोसेस को थोड़ा सा अगर डिले भी हो जाए तो खैर है, किस प्रोसेस को हमने फौरन पुश करना है। फॉर एग्जांपल इंटरप्ट की कॉल आती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है उसकी, वो फौरन पुश हो जाती है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट प्रायोरिटीज आपके हार्डवेयर लेवल के ऊपर सेट होती हैं कि किस थ्रेड को कितनी प्रायोरिटी देनी है। कर्नल लेवल का है तो पहले एग्जीक्यूट होगा, यूजर लेवल है अगर वो वेट करने में पड़ा तो वेट करेगा। तो ये प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए थ्रेड्स बनाए जाते हैं। राइट। हम क्यों कहते हैं कि हमारा प्रोसेसर मल्टी थ्रेडिंग कर रहा है? बेसिकली आप मल्टी थ्रेडिंग ये एक प्रोसेस को चंक्स में डिवाइड करके उसके प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। मल्टी कोर्स होते हैं ना, अब तो जितना कंप्यूटर बढ़ता जा रहा है अब तो मल्टीपल कोर्स आ रहे हैं। एक प्रोसेस आपका मल्टीपल बेसिकली कोर्स के अंदर जा रहा होता है, थ्रेड बनते हैं तो मल्टीपल कोर्स के अंदर डिवाइड हो रहा होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये कंप्यूटर के कोर्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके कोर्स बेसिकली इंडिपेंडेंट सीपीयूज होते हैं। तो आपके चंक्स जो है ना, आपको लोड डिवाइड करने के लिए वो क्या करता है, एक प्रोसेस को फास्ट करने के लिए उसके थ्रेड्स बनाए और डिफरेंट सीपीयूज को फॉरवर्ड कर दिए और रिजल्ट कंबाइन करके आपको एक दे दिया। आप इसका जब असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे या असेंबली लैंग्वेज को थोड़ा सा डेप्थ के अंदर स्टडी करेंगे तो सारी चीजें आपको सब क्लियर होगी। तो ये खैर ये इस जो असेंबली लैंग्वेज का मतलब ये थ्रेडिंग वगैरह इसको कोर्स के नहीं है, हमने इसको प्रोसेस को समझना है कि किस तरह बेसिकली काम कर रही है, हम इसको एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने ट्रैक बैक किस तरह करना है एक प्रोसेस को, एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, हमारा मकसद क्या है इस वक्त इस कोर्स का कि भाई हमें पता चले कि यार हमारे पीसी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम्स के अंदर क्या हो रहा है, हमारे लिनक्स के अंदर क्या हो रहा है, विंडोज के अंदर क्या हो रहा है। अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो वी कैन नॉट डिफेंड आवर पीसीज। ठीक हो गया? तो कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है आपको यहाँ पे प्रोसेस को समझने के अंदर, किसी को प्रोसेस को करने के लिए तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं, हम रिपीट कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। जहां भी आपको इशू आता है वी कैन रिपीट दैट। ठीक हो गया? हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अभी बहुत इंटरेस्टिंग काम होने हैं। अभी तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है, ये आप महीना इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ करने को मिलेगा, लेकिन बंदा वही कामयाब रहेगा जो प्रैक्टिस करेगा। अच्छा, ये चूंकि फ्री हमारे पास ये आज पेड नहीं है तो 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली खुद ही रिकनेक्ट कर लीजिएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो सब इसको बारी बारी कनेक्ट खुद ही कर लीजिएगा ना। उसी लिंक पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो हम ये प्रोसेस आपको कंप्लीट हो गया कि आप कैसे थ्रेड को ट्रैक बैक करेंगे। कोई प्रोसेस आप कंप्यूटर के अंदर चल रहा है और आप उसको कैसे आप कह सकते हैं कि भाई मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि मेरा प्रोसेस कोई मिलीशियस है, कोई बहुत ज्यादा प्रोसेस कंज्यूम कर रहा है, तो उसको मैं ट्रैक बैक करना चाहूँ तो मैं किस तरह ट्रैक बैक कर सकता हूँ। वेरी सिंपल है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिंगर टिप से पता चल जाएगा कि यार कौन सा प्रोसेस आपको बहुत तंग कर रहा है, स्लो कर रहा है कंप्यूटर को, हैवी चल रहा है। अगर वो यूजर प्रोसेस है तो उसको किल कर दे, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी एप्लीकेशन नॉर्मल करेगी। अच्छा, होता क्या है, अब मैं आपको 2-3 चीजें समझाने लगा हूं। ये नॉर्मली जो है ना चीजें नॉर्मल बंदों को नहीं पता होती कि यार एक्चुअल मसला क्या हो रहा होता है। बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं वो पुअरली कोडेड होती हैं। पुअरली कोडेड इस तरह होती हैं कि उनका कोड जो है ना वो किसी मतलब अच्छे प्रोग्रामर ने डिजाइन नहीं किया होता।
तो वो क्या करते हैं, वो जब हीप से मेमोरी, जब एक प्रोसेस रन होते हैं तो वो डिफरेंट मेमोरी हीप से एलोकेट करवाता है अपने आप के लिए ना। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस ने रन होना है 5 मिनट के लिए, वो 5 मिनट में 10 MB की जगह हीप से उठा के ले लेता है, टेम्परेरी वेरिएबल उसके अंदर पुश कर देता है। उसने अपना काम किया, उसने प्रोसेस खत्म होने के बाद आगे बढ़ गया, नए प्रोसेस के चला गया। वो जो हीप से मेमोरी ली थी ना, वो रिलीज नहीं करता, वो क्लीन अप नहीं करता। तो होता क्या है कि ग्रेजुअली जब वो प्रोग्राम रन होता है, वो आपकी मेमोरी, अच्छी खासी मेमोरी को वो बेसिकली ज़ाया कर लेता है, यानी कि वो कैप्चर कर लेता है। अब वो प्रोसेस होता छोटा सा है, लेकिन आपकी मेमोरी पे वो प्रोसेस बहुत भारी पड़ा होता है। हो सकता है आप एक छोटी सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लेट्स से कि आपने कोई कैलकुलेशन की ऐप अपनी कंपनी के लिए डाउनलोड की हुई है, जिसमें कोई कैलकुलेशन हो रही है, या कोई मतलब इमेजेस की आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई काम कर रहे हो और वो पुअरली डिजाइंड है, या आपकी कोई ऐसी और एप्लीकेशन है जो बेसिकली हीप से मेमोरी कंज्यूम कर रही है, उसको रिटर्न नहीं कर रही। ठीक है, तो इसमें प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपने पढ़े हो तो मेलॉक का और डायनामिक मेमोरी की एलोकेशन के लिए ये कुछ फंक्शन यूज होते हैं। तो जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं वो अपनी जब भी कोई मेमोरी एक्वायर करते हैं तो उसको यूज करने के बाद, फंक्शन यूज करने के बाद आखिर में मेमोरी को क्लियर कर देते हैं। लेकिन स्टिल ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपकी मेमोरी पे बहुत हैवी पड़ते हैं। तो अगर ऐसे कोई प्रोग्राम आपने गलती इंस्टॉल कर लिए तो आप उसको कैसे ट्रैक करना है, ये आपकी ये इसके अंदर एक एक चीज आ रही है, ये कितने वर्किंग सेट कितना चल रहा है, प्राइवेट बाइट्स कितने यूज हो रहे हैं, आपको सिस इंटरनल एक एक ही प्रोसेस एक्सप्लोरर एक एक चीज उसकी आईओ कितनी हो रही है, सीपीयू कितना यूज कर रहा है। हम सीपीयू यूजर्स की बेसिस पे प्रोसेस को सिग्रीगेट कर सकते हैं। अच्छा ये 14%, इस वक्त 13% मेरा जूम यूज कर रहा है, अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूं ना, तो मेरी सीपीयू की 14% पावर इस वक्त सिर्फ जूम यूज कर रहा है। ठीक हो गया, चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, आप लोग मेरे साथ हैं, ये मुझे बहुत जरूरी है, मुझे आप लोगों को साथ लेके चलना है। तो आपको जहां पे कंफ्यूजन हो, मैं संडे वाले दिन 1 बाय 1 टाइम दे दूंगा। आप लोग मुझसे 1 बाय 1 टाइम लेना चाहो तो भी मैं हाजिर हूँ। संडे वाले दिन मुझे बता दें सर मुझे ये इशू है, अगर आप ऑनलाइन है तो मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं आपको 1 to 1 समझा दूंगा कि कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कर रहा है। ठीक है क्या? लेकिन इशू आपका मुझे लगे कि जेन्युइन है, मतलब आपकी जो वो है वो मतलब रिक्वेस्ट एफर्ट लेवल मुझे नजर आनी चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, हम अब थोड़ा सा इसको आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं और हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जब आए थे तो हमने देखा था कि हमने कल बात की थी कि हमने पावर शेल यूज करना है, पावर शेल को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हमने यूज करना है। हमारी प्रेजेंटेशन तो पीछे रह गई है और ये सारा कुछ हो गया था और हम आ गए थे विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन पे और पावर शेल के ऊपर। अच्छा, पावर शेल बहुत जबरदस्त चीज भी है और उसके नुकसानात, फायदों के साथ साथ उसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, कैसे? मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ कि इसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं? फायदे तो समझ आते हैं, ये नुकसानात की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? नुकसानात की बात जिस बंदे को आइडिया नहीं है कि हाउ टू यूज दिस वन, और अगर वो रॉन्ग स्क्रिप्ट चला देता है तो उसके इफेक्ट्स डेफिनेटली नजर आएंगे। हाँ, इसके बेसिकली अगर हम इसको पुअरली कॉन्फ़िगर करेंगे, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक फंक्शन है सेट एग्जीक्यूशन, मैं कहता हूँ गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। अब मैंने रखी हुई इसकी अनरिस्ट्रिक्टेड, या मैं इसकी पहले लिस्ट ले लूं, लिस्ट कर लेता हूं कि मैं लिस्ट कौन कौन सी एग्जीक्यूशन पॉलिसीज हैं इसके अंदर। इसकी एग्जीक्यूशन पॉलिसीज हैं 5। मशीन लेवल पे अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड होगी तो आपके स्क्रिप्ट
रन नहीं करेंगे जब तक आप उसमें कोई डिफाइंड वे के अंदर नहीं लेके आएंगे। अनडिफाइंड का मतलब है कोई चीज के अंदर डिफाइंड नहीं है, पॉलिसी है ही एग्जिस्ट नहीं करती, पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, आपका स्क्रिप्ट रन नहीं करेगा। यूजर पॉलिसी अनडिफाइंड है, यूजर लेवल पे भी कुछ नहीं कर रहा, प्रोसेस लेवल पे अनडिफाइंड है, करंट यूजर अनडिफाइंड है। लोकल मशीन जो है ना, फॉर एग्जांपल जो मेरा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लेवल लोकल मशीन में बैठा हूँ, मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन कर रहा हूँ, उसकी पॉलिसी है अनरिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, पॉलिसीज अब कौन कौन सी हैं कि जो मैं पॉलिसीज जो है ना इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता हूं? मैं कहता हूं अच्छा, तो हम आगे चलते हैं और हम देख रहे थे कि भाई हम कैसे इसकी पॉलिसीज को देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी गेट हेल्प है और गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ये अब आपको हेल्प दे देगा कि कौन कौन सी पॉलिसी हम इसके साथ सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास पॉलिसीज कितनी किस्म की हैं? टोटल हमारे पास 4 किस्म की पॉलिसीज है बेसिकली। पॉलिसीज मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, मैं गेट हेल्प और सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसीज, set post functions, अब वो मुझे ऑप्शन बताएगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज हम सेट कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है ऑल साइन, बाईपास, डिफॉल्ट, रिमोट साइन, रिस्ट्रिक्टेड और अनडिफाइंड और अनरिस्ट्रिक्टेड। जो बाईपास होता है वो सबसे यू कैन से कि हैकर्स के लिए समझ ले कि जन्नत है। वो यूजर को पता नहीं चलता और वो बैकग्राउंड में सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। वो आपके, अगर आपको उसको लो प्रिविलेज शेल मिल गया है तो वो आपकी प्रिविलेज एस्केलेशन करते हुए आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी एक्सेस भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस पॉसिबल है। ठीक हो गया। अच्छा, पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं कि भाई हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह होता है। उस दिन भी हमने शायद बात की थी कि इसके अंदर हम DER भी यूज कर सकते हैं और हम मैं ये असल में डेस्कटॉप पे आ जाऊं, इसकी फाइल ही बहुत ज्यादा है। बस कर दो, बस कर दो। ठीक है, मैं सर डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, CD डबल डॉट और CD डबल डॉट। एज यूजुअल जब कमांड प्रॉम्प्ट में करते हैं, अच्छा दो चीजें हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी पावर शेल यूज कर सकते हैं और इसकी अपनी नेटिव विंडो टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करूं, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सिर्फ एक लिखना पड़ेगा पावर शेल और आपको पावर शेल एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे LS हम कर सकते हैं एज यूजुअल जैसे कि हम उधर कर रहे होते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, कमांड इस टर्मिनल जो मर्जी यूज करें, टर्मिनल से फर्क नहीं पड़ता। पावर उसकी वही होगी जो पावर शेल की बेसिकली आपने इसको एडमिनिस्ट्रेटर रन किया हुआ है या ऐसे लोकल यूजर रन किया हुआ है। तो मैंने आपको कल लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था कि गेट हम करते हैं तो हम जब एलियस करते हैं तो हमारे पास इसकी जितने एलियस आ जाते हैं, एलियस बेसिकली क्या होते हैं कि जो बेसिकली विंडोज के लिनक्स के अंदर कमांड यूज हो रही होती हैं, वो पावर शेल के अंदर उसका क्या नाम है या पावर शेल की कमांड का
मतलब उसके जो विंडोज या लिनक्स के अंदर उसके सिनोनिम है या उसके इक्विवेलेंट है, वो क्या चीजें हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ls और dir की बात की थी। इस तरह बहुत सी कमांड्स हैं जो फॉर एग्जांपल मेक डायरेक्टरी है, डी डायरेक्टरी है, मूव है, और ये देखिए माउंट है, मूव है, आइटम प्रॉपर्टी है, और इस किस्म की काफी सारे जो है ना, इसकी पासवर्ड की pwd पासवर्ड के इक्विवेलेंट है। तो इसके काफी सारे जो ऐसे आइटम हैं जो विंडोज और लिनक्स में यूज कर रहे होते हैं, उसकी इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर बड़े मजे का काम करने लगे। मैं आपको क्यों कह रहा था कि इसका इस्तेमाल बड़ा खतरनाक भी होता है हमारे स्पेशली हैकर्स के लिए। मैं लास्ट टाइम हम एक जगह पे काम कर रहे थे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे थे ना, तो सर्वर उन्होंने दिया, उन्होंने कहा लो प्रिविलेज सर्वर है, इस पे आप हमें शेल अपलोड करके दिखा दें। मैं आपको यूजर एक्सेस दे रहा हूँ। वो आईटी वाला था बंदा, और वो कह रहा था कि ये आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैंने ऐसी पॉलिसीज लगाई हुई है, मैंने ये कुछ किया हुआ है, मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने वो भी किया हुआ है। बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं चीजों के बारे में। इवन आज डे 9 तक हमें नहीं पता होता कि सिस्टम कहाँ से एक्सप्लॉइट हो जाता है, लेकिन ऐसी सी वल्नरेबिलिटीज निकल आ जाती हैं। तो इसमें नथिंग इज सर्टन, सिक्योरिटी इज अ मिथ बेसिकली। हम इसको कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट सिक्योरिटी इज इम्पॉसिबल। तो मुझे इसने सिंपल दिया, मैंने क्या किया, वो काम जो मैंने किया था उसका रूट करने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रूट करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने रिवर्स शेल कैसे लिया था और किस आईपी पे लिया था। तो लेकिन मीनवाइल मैं आपको थोड़ी चीजें बताता चलूं जो उसके आपको बाद में काम आएंगी और बहुत फायदा देंगी। फॉर एग्जांपल, आप पावर शेल के अंदर कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें, आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल abc इज इक्वल टू, और मैं इस पे अपना नाम रख देता हूं, तो अनवर, मैं कहता हूं इको $abc, अनवर प्रिंट हो गया। यानी इसके अंदर रन टाइम पे बहुत पावर है, यानी कि डिक्लेयर रन टाइम पे आपके वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप इसमें डायरेक्ट लूप भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप डिफरेंट किस्म के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली C# के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड इसकी C# है। DLL आपकी नेटिव DLL C# को सपोर्ट कर रही होती है, उसके साथ ये कनेक्टेड है। अच्छा, अब एक अजान स्टार्ट हो गई, अगर आप 1 मिनट का मुझे टाइम दें जरा। जी जनाब। अच्छा, मैंने उस दिन भी बताया था कि हम इसके अंदर कंटेंट बड़ी डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि मैंने ls किया, अब मेरे पास कंटेंट डिटेल आ गई, लेकिन मैं बहुत डिटेल में फॉर एग्जांपल चेक करना चाहता हूँ। मैं कोई छोटी सी डायरेक्टरी अपने पास सेव ओपन कर लेता हूँ,
ताकि मुझे बहुत ज्यादा कंटेंट ना देखना पड़े, और मैं VOS करता हूँ, CD VOS। इसके डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट बहुत कम है। LS किया मैंने। अब इसके अंदर 2 या 3 फाइलें हैं, लेकिन मैं इसकी फाइलों की डिटेल देखना चाहता हूँ, और बल्कि इसके अंदर बहुत ही कम फाइलें हैं। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं इस SQL मैप की डायरेक्टरी में आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं इसकी एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, ये बेसिकली जो LS है उसकी कमांड है, एक्चुअल कमांड गेट चाइल्ड आइटम है। तो पावर शेल की जरूरत क्यों पेश आई, ये एक क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम मुझे स्टूडेंट ने पूछा था, और आज तक अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर अगर CMD है तो पावर शेल विंडो के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। कोई मुझे आंसर देना चाहेगा? क्योंकि आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन नहीं किया, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं। सर इसमें एक्सेस कंट्रोल का फैक्टर हो सकता है कि पावर शेल में राइट्स ज़्यादा होते हैं और CMD में उस तरह के राइट्स नहीं होते। एक बात हो गई, एक छोटा फैक्टर हो गया मजीद। अच्छा, मैं इसकी वजह क्या है कि भाई विंडो के अंदर पावर शेल इंट्रोड्यूस करवाया गया। रीजन की ये है कि एक्चुअली जब हम लिनक्स में काम करते थे तो वहां पे कमांड टर्मिनल बहुत पावरफुल है। वहां पे कमांड के अंदर पाइपिंग हो जाती है, यानी कि एक कमांड के अंदर दूसरी कमांड को हम पाइप कर लेते हैं, यानी कि इसकी डाटा को, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डाटा फिल्टर हो जाता है। कमांड CMD के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर डाटा फिल्टर नहीं कर सकती। वहां पे अगर आपके पास पाइप अवेलेबल है तो वो सिर्फ स्ट्रिंग के पाइप अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट्स की पाइप नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं गेट चाइल्ड आइटम कर रहा हूं, उसके बाद मैंने इसको पाइप किया, मैं इसको मजीद फर्दर क्या करना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं इसकी फॉर्मेट लिस्ट चाहिए, कि मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूं। फॉर्मेट करने के बाद अच्छा मैं एक और टिप देता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। फॉर एग्जांपल आप फॉर्मेट टाइप करते हैं और आपको पता नहीं है कि आपने मजीद क्या कुछ इसके साथ टाइप कर सकते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार मारेंगे तो आपको उसके साथ सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये मैं .NET की प्रोग्रामिंग करता रहा हूँ, तो उस वक्त मैंने जस्ट .NET का ये पैटर्न फॉलो किया। उसके अंदर आप वो ऑटो कंप्लीट इस ऐसे करता है, तो वो एग्जैक्टली वो फिनोमेना यहाँ पे भी यूज कर रहा है। आज ये मेरी खुद दरियाफ्त है, ये मैं .NET की C# की प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो वहाँ पे कंट्रोल इंटर करता हूँ, तो मैंने गैर इरादती पे कंट्रोल इंटर किया तो इसने मुझे सारी सारी ऑप्शन दे दी। ये मुझे कई ट्यूटोरियल में, कहीं मुझे उसके मैनुअल में कई चीज नजर नहीं आई। वैसे मजे की बात ये, अब मैं टैब टैब करता हूं तो मुझे वो ऑप्शन देता है कि मैं किस किस्म की फॉर्मेट लिस्ट करना चाहता हूं। कस्टम फॉर्मेट, फॉर्मेट हेक्स में, फॉर्मेट लिस्ट में, फॉर्मेट सिक्योर बूट EFI में, फॉर्मेट टेबल में, फॉर्मेट वॉल्यूम में, फॉर्मेट वाइड, फॉर्मेट कॉम, सारी फॉर्मेट के अंदर वो मुझे ऑप्शन दे रहा है। मैं फॉर्मेट टेबल में करना चाहूँ तो वो टेबल की फॉर्मेट में अब मुझे देगा, टेबल में जो अभी दे रहा था। अब मुझे टेबल नहीं चाहिए, मैं इसके कहता हूँ कि फॉर्मेट करने के बाद अब फॉर्मेट मुझे लिस्ट चाहिए, मैंने फॉर्मेट लिस्ट कर दिया। अब उसने मुझे लिस्ट सूरत में दे दी, लिस्ट बना के दे दी। अब मैं फर्दर लिस्ट की टाइप बताता हूँ कि भाई लिस्ट के अंदर भी सारा कुछ मुझे एंटर करो, तो मैंने स्टेरिक डाल दिया, तो मुझे उसने कंप्लीट लिस्टिंग दे दी। अब इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है एक ऑब्जेक्ट के बारे में जो नॉर्मली आपको एक्सेसिबल नहीं होती। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी ये रीड ओनली है कि नहीं है, ये इसकी बेसिकली इसकी फुल नेम क्या है इसका पाथ के साथ, ये कब एक्सेस हुआ, कब क्रिएट हुई ये फाइल, कब एक्सेस हुई, कब इसको मॉडिफाई किया गया, इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह सारा कुछ मैं यहाँ पे विजिबल हो सकते हैं, मुझे विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इंडेक्स के साथ इसको करना चाहूँ तो मैं सिलेक्ट इंडेक्स भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका एक कोई इंडेक्स सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैं इसमें इंडेक्स करता हूं और मुझे 0 इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट चाहिए।
अब जीरो इंडेक्स पे क्या कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा है मैं एंटर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जीरो इंडेक्स पे सिर्फ एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है, वो ये है। अब मैं कहता हूं मुझे थर्ड इंडेक्स पे वाली चीज उठा के दो। अब वो थर्ड इंडेक्स पे जो चीज पड़ी हुई वो जो एक्स्ट्रा की फाइल पड़ी हुई है। अब मैं कहता हूँ फोर्थ इंडेक्स पे मुझे ये हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है जब हम पावरशेल स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक जगह से हम कोई शेल एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं, तो ये हमें बहुत सारी चीजें ये कमांड काम आती हैं। मैं इसको फर्दर मजीद इसको पाइप कर सकता हूँ। मैं इसको मजीद करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको मैं कहता हूँ कि नेम, सिर्फ नेम मुझे सिलेक्ट करके दो, तो अब मुझे सिर्फ नेम देगा और कोई चीज नहीं देगा। ठीक हो गया। अच्छा मैं थोड़ा सा और मजीद करता हूं इसके अंदर। मैं कहता हूं कि गेट चाइल्ड आइटम सेलेक्ट, सिर्फ नेम मुझे करके दो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और मुझे सिर्फ नेम चाहिए डायरेक्टरीज के और कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझे सारे के सारे नेम दे दिए। तो इसके अंदर पावरफुल पाइपिंग की कैपेबिलिटी है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा मैं अब बात कर रहा था कि मैंने एक एक्सप्लॉइट किया था, तो कैसे किया था। उसने मुझे एक यूजर एक्सेस दी। यूजर एक्सेस करने के बाद इसके अंदर पावर कुछ स्क्रिप्ट इसके अपने होते हैं जो रन टाइम पे ये एनवायरनमेंट गेट करता है। फॉर एग्जांपल वो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ डॉलर साइन, मैं कहता हूँ कैट डॉलर साइन प्रोफाइल, तो ये पावरशेल का प्रोफाइल उठाता है मेरे यूजर का। और चूंकि सॉरी प्रोफाइल एलएस ये प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने फौरन क्या किया, एक प्रोफाइल बना लिया। पहले मैंने इस पाथ पे आ गया, सीडी। अब यहां पे मैंने क्या किया, ये एक मेक डायरेक्टरी करके ये शेल बना लिया, या मैंने इसको क्या किया, कैट किया, या मैंने क्या नोटपैड कर दिया, मैंने कुछ लिख दिया डायरेक्टली नोटपैड एक्सी और साथ मैंने नाम दे दिया और मैंने एंटर कर दिया। फाइल उसने क्रिएट कर दी। यहां पे मैंने मिलिशियस स्क्रिप्ट जल्दी जल्दी टाइप कर लिया। फॉर एग्जांपल अभी की मैं आपको सिर्फ गेट डेट करता हूं, कुछ और नहीं कर रहा। मैंने सेव किया। अच्छा अब ये प्रोफाइल सेव हो गया, अभी किसी को नजर नहीं आ रहा। वो मिलिशियस स्क्रिप्ट था, उसके अंदर मैंने रिवर्स शेल थ्रो करवाया हुआ था अपने पब्लिक सर्वर के ऊपर। अब देखिए जब वो नेक्स्ट टाइम आया, उसने पावरशेल ओपन किया तो क्या हुआ, डेट एग्जीक्यूट हो गई। नजर आ रही है आपको? नजर आ रही है आपको? आप तो खामोशी हो गए सारे के सारे। यस सर, आ रही है नजर। तो मकसद क्या है इसका कि आप कोई भी मिलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सर अगर हम ढूंढना चाहें कि कहाँ पे ये प्रोफाइल किसी ने बनाई है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इसमें जो है वो एग्जिस्ट कर रही है कोई फाइल, तो हम कैसे उसको फाइंड कर सकेंगे? ये तो अब हर बंदे को तो नहीं पता ना। प्रोफाइल तो इसका बाय डिफॉल्ट लोकेशंस है जो आप इजीली सर्च आउट कर सकते हो। नहीं, हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई नोटिफिकेशन क्या हमारे सिस्टम पे कुछ ऐसा हुआ है, ये कैसे हम उसको कैसे फाइंड कर सकेंगे? देखिए वो इवेंट्स के अंदर, विंडोज की इवेंट्स के अंदर हम ऐसी मिलिशियस एक्टिविटी इवेंट्स ट्रैक करते हैं कि कौन कौन से इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं। वो हम इवेंट्स पे बात करेंगे और तसल्ली से बात करेंगे। नेक्स्ट मेरे ख्याल में 7 चैप्टर के अंदर भी हम विंडोज इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे और आज भी थोड़ा सा इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि विंडो इवेंट्स कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आप पे कंप्यूटर के अंदर कौन सी मिलिशियस एक्टिविटी हो चुकी है या हुई है या कोई टास्क स्केड्यूल्ड है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा विंडोज के अंदर मैं आपको एक और मजे की चीज बताऊं, विंडोज स्टार्टअप पे कुछ पावर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है। ये तो मैंने उसके साथ थोड़ा सा फन